what's up, all? And today we are going to start our chapter number 3 from Grade 12 Business Studies book, that is your business environment. By the way, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग को। सो बिफोर आई कैन एक्सप्लेन यू द मीनिंग, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, उस लाइन को जरा आप देखो एक बार। And the statement says, just take the universe and subtract from it the subset that represent the organization and the remainder is environment. बच्चों ये बुक, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन है। और इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपने यूनिवर्स में से अपने ऑर्गेनाइजेशन को माइनस कर दो, ठीक है? तो सपोज करो ये मेरा एक यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से निकालो, जो भी बच गया, ये सारा का सारा जो भी चीज़ें आपकी बच गई, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट, ठीक है? इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा बिज़नेस एनवायरनमेंट, ठीक है? इसका मतलब एट सब कुछ ही आता है, क्या है जो नहीं आता बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर? कुछ भी नहीं है। तो लेट अस सी द मीनिंग। देखिए मीनिंग कहते हैं दैट बिज़नेस टर्म एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल, मतलब सबको जोड़ना है। किस-किस को? चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फोर्स हो जो आउटसाइड है कंट्रोल ऑफ द बिज़नेस एंटरप्राइजेज़। यानी कि किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी जो बियॉन्ड कंट्रोल है ना, दैट इज़ योर बिज़नेस एनवायरनमेंट। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो कोई भी फोर्स हो सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे। ध्यान रखना, इट मस्ट हैव दैट इम्प्लीकेशन ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर कोई चीज़ मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, तो मैं उसको अपना एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं मानूँगी। अब इसके अंदर क्या कुछ आ सकती हैं? देखिए इसके अंदर आप क्या आ सकते हैं, इकोनॉमिक, social, political, technological, legal factor which operate outside the business and but influence its working। ठीक है, सारी की सारी बेसिकली चीजें उन्होंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो ये हुआ मीनिंग। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखो, कुछ भी, चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फोर्स है जो आउटसाइड है कंट्रोल के बिजनेस के, लेकिन वो उसको अफेक्ट करती हैं, वो सब आपका क्या कहला जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट कहला जाएगा। अब हम देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। सो सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये तो अभी अभी हमने देखा था कि जितनी भी चीजें हैं ना, सारा का सबका टोटल कर लो, ठीक है? सो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस टेकन टुगेदर। एंड जो आप बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हो ना, वो इन सबका एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन मतलब वही, अगेन सम टोटल है। देन सेकंड फीचर हमारे पास आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। एक हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस और एक हम बोल सकते हैं अपना जनरल फोर्सेस। अब ये स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है और ये जनरल फोर्सेस क्या है? देखिए स्पेसिफिक, जैसे नाम लिखा हुआ ना, स्पेशल है। ये स्पेशल कैसे हैं? क्योंकि ये हर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मेरे कस्टमर्स हैं, तो मेरे कस्टमर मेरे बिज़नेस को अफ़ेक्ट करेंगे ना। मान लो मेरी यहाँ पे कोई शॉप है, सपोज़ करो मेरी कोई मोबाइल फ़ोन मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं बे अगर मेरी जो शॉप है मोबाइल कंपनी है मेरे पास, तो मैं गारमेंट की इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है कपड़ों को लेकर, वो मेरे बिज़नेस को अफ़ेक्ट नहीं कर सकता, राइट? तो इसी तरीके से इनका नाम क्या है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, बिकॉज़ ये डायरेक्टली आपकी ऑर्गनाइज़ेशन को अफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे आपके कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए और आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स हो गए। अब जनरल एनवायरनमेंट क्या है? जनरल एनवायरनमेंट जो सभी बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का लिया हुआ कोई भी डिसीजन क्या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा? देखिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली करेगा, ठीक है? वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकता है, बट इनडायरेक्टली तो श्योरली ही करेगा। लाइक जीएसटी बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने क्या-क्या जीएसटी बढ़ा दी, 5% रेट्स को जो है वो 7% कर दिया आपकी। तो 7% करके आप सोचोगे कि मैं तो जीएसटी पे ही नहीं करता। अरे आप नहीं पे कर रहे, लेकिन आप जो रॉ मटेरियल खरीदोगे, जो इनपुट आप लगाओगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो तो महँगी हो गई ना, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इफेक्ट तो आएगा, ठीक है? तो ये आपके 2 फीचर हो गए। आगे फीचर देखिए, थर्ड फीचर आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है जब चीज़ें आपस में मिक्स अप होती हैं, ठीक है? जैसे देखो, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट आर क्लोज़ली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज़्ड द डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट। अब आप देख रहे हो इसमें 2 चीज़ें इन्होंने यूज़ करी है। एक इन्होंने कहा क्या? एक इन्होंने कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ जो है ना, वो इम्प्रूव हो रही है लोगों की। क्या इम्प्रूव हो रहा है? एक तो लाइफ और दूसरा हेल्थ एक्सपेक्टेंसी, ये 2 चीज़ें इम्प्रूव हुई। ये कौन-सा एलिमेंट है भई? ये आता है आपका इकोनॉमिक डेमोग्राफिक के अंदर आता है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
अब इसका असर क्या आया कि जो डिमांड है हेल्थ प्रोडक्ट्स की, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो फैट फ्री ऑयल और हेल्थ सर्विस, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट भी दिख रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा कि 2 एनवायरनमेंट है यहाँ पे और ये दोनों ही एक साथ यहाँ पे जो है असर डालेंगे हमारे बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन को, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है ना चीज़ें जो वो इंटरलिंक्ड होती हैं, एक-दूसरे से रिलेटेड होती हैं। स्टार्ट कहीं से होगी स्टोरी और खत्म होते-होते किसी और एनवायरनमेंट का भी इंप्रेशन आपके बिज़नेस पे पड़ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आपको समझना है कि जितने भी हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, फाइन। आगे देखिए, तो डायनामिक नेचर है, भई बिज़नेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, हमने सेकंड चैप्टर में भी सेम बात पढ़ी थी, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प कर रहे थे कि कैसे आपको रैपिडली चेंजिंग, कांस्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट में डील करना है, अडैप्ट करना है। तो यही तो वो एनवायरनमेंट है जो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपका चेंज हो क्यों रहा है? देखो, कभी कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ सकता है, राइट? कभी कुछ कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, कोई न्यू मार्केट में कॉम्पिटिशन आ सकता है। तो चेंज होने के तो सेवरल रीज़न होते हैं। आपको बस ये समझना है कि हाँ, ये डायनामिक नेचर का है, ठीक? नेक्स्ट फीचर पे आइए, नेक्स्ट फीचर है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब व्हेन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट कम्स टू यू नेक्स्ट, राइट? तो यहाँ पर चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना जब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, इतना फ्रीक्वेंटली आपके चेंज होते हैं, यू नेवर सेज कि कब कल क्या आ जाए, राइट? तो दैट इज़ योर अनसर्टेनिटी। तो बेटा बिज़नेस एनवायरनमेंट आपका अनसर्टेन है। आपको नहीं पता चलेगा कि कल को शटडाउन हो जाए, प्रेज़िडेंट रूल लग जाए आपके स्टेट के अंदर तो सारे ऑर्गनाइज़ेशंस को बंद करना पड़ जाए। कुछ भी हो सकता है बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर। देन इट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? बिकॉज़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग ईज़िली। अब फैक्टर जैसे मैंने पीछे भी बताया कि इतने इंटर रिलेटेड हैं कि कभी-कभी आप जब एनालाइज़ करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वही जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि स्टार्टिंग हुई थी आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से और इम्प्लीकेशन आ गया सोशल एनवायरनमेंट पे। जैसे मान लो क्या हुआ कि सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हमें क्या है ना, हम चाहते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन ना हो, डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए लैंड वगैरह का, किसी भी एनवायरनमेंट रिसोर्स का। तो हम लोग जो है उसी कंपनी और ऑर्गनाइज़ेशन को प्रमोट करेंगे जो कि इस तरीके के सोसाइटल इश्यूज़ को रेज़ करके उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए आपने चलाया हुआ था, वो भी क्या करेगा, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है? और उसको देखते-देखते वो अपना प्रोडक्ट भी ऐसा ही बनाना शुरू करेंगे। तो देख रहे हो आप किस तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड जो है अफेक्ट हो रही है बिकॉज़ एक सोशल इश्यू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आया और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, वो कुछ अच्छा-सा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेकर आ गए। अब आपको लगा कि आपको कम्पीट करना है तो आपने भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर दिया। अब खर्चा कर दिया, कॉस्ट बढ़ गई तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये देख रहे हो स्टार्टिंग हुई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से और आपका इम्प्लीकेशन कहाँ आ गया? आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आ गया, प्रोडक्ट का प्राइस, राइट? तो इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना एज़ अ होल बिकम्स कॉम्प्लेक्स। आपको चीज़ों को जो है पार्ट्स में यहाँ पे समझना पड़ता है कई बार। देन रिलेटिविटी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैसे तो सारे ही फीचर बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये चैप्टर आता है तो केस स्टडी आती है और आपसे पूछते हैं आइडेंटिफाई द गिवन इन्यूमरेटेड एग्जांपल इन द केस स्टडी, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब रिलेटिविटी का मतलब होता है, रिलेटिविटी का मतलब समझो जैसे आप 2 चीज़ों को जब कंपेयर करते हो ना, ठीक है? जैसे यहाँ देखो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो दोनों में कोई फ़र्क है? हाँ जी मैम, साइज़ का फ़र्क है। ऐसे ही ऐसे कभी-कभी बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ना, किसी-किसी को कम अफ़ेक्ट करता है, किसी-किसी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आपका देखोगे कि वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, रीज़न टू रीज़न। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये जो वेरिएशन है बच्चे, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब जहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, पीपल टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, किसी भी तरीके से, राइट? तो एक जगह आपको ज्यादा असर दिखेगा, दूसरी जगह कम। जैसे किसी ने एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा दिया है कि जो साड़ीज है ना, हमारी साड़ी वो हाई डिमांड में होती है इंडिया के अंदर, बट फ्रांस में तो ऐसा नहीं है। फ्रांस में तो कभी इक्का दुक्का किसी ने कुछ पहन लिया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर लोगों के वहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो गारमेंट्स का जो उनका तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे इतनी स्पाइक नहीं करेगी डिमांड साड़ीज़ की, राइट? अब हमने देख लिए सारे के सारे फीचर, अब हम आ जाते हैं हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस पे कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है? देखो, सबसे पहले तो आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि बिना बिज़नेस एनवायरनमेंट को पढ़े ना तो आपको अपने बिज़नेस में आस-पास मिलने वाली अपॉर्च्युनिटी पता चलेंगी। पहले तो आप उनको आइडेंटिफ़ाई करोगे ना, तो पहला तो काम है कि आइडेंटिफ़ाई करोगे। अगर आप इसको एनालिसिस करोगे बिज़नेस एनवायरनमेंट को तो ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करोगे और अगर आइडेंटिफ़ाई कर लिया तो हो सकता है आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल जाए। ठीक है? आपको भी पता है कि रेस में जो घोड़ा सबसे आगे आता है ना, उसका मुकाबला
करने के लिए दूसरे वाले को हमेशा सेकंड ही कंसीडर किया जा सकता है और वो उसको कभी भी ओवरकम भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबको ही होता है, लेकिन वो एडवांटेज आपको तभी तो मिलेगा जब आप अपॉर्च्युनिटी को आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए बच्चे आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट को पढ़ना पड़ेगा। देन जिस तरीके से अपॉर्च्युनिटी आती है उसी तरीके से थ्रेट भी आ सकता है। तो मैम अपॉर्च्युनिटी से तो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा था, थ्रेट से क्या फ़ायदा होगा? बट थ्रेट से आपको वार्निंग मिल जाएगी। आप टाइमली प्रिपेयर्ड रहोगे कि क्या करना है, कल को क्या हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएँगे, जो आपको हेल्प करेगा अडैप्टेशन करने में कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो कैसे उसको हैंडल करना है। नेक्स्ट बिज़नेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप अपने रिसोर्सेज़ को अच्छे से टैप कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आपने वक़्त रहते ये नहीं समझा ध्यान दिया कि भैया अभी दिवाली, होली आने वाली है और एकदम से ना मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी। आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है? और क्या हुआ उसके चलते-चलते जब एक्चुअली मार्केट में डिमांड थी आपके प्रोडक्ट की लेकिन आपने प्रोडक्शन नहीं किया हुआ था, तो आप जो है वो सेल कर ही नहीं पाए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लॉस सफ़र किया। तो ये हेल्प करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज़ है ना, आप उनको अच्छे से टैप कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे अगर आप उसकी स्टडी प्रॉपरली कर रहे हो तो। ठीक है? जैसे एक और स्टडी का एग्ज़ाम्पल देते हैं इसमें आपको पता चला कि जो आपका कस्टमर बेस है ना आपके प्रोडक्ट के लिए, वो ज़्यादातर आपके पॉवर्टी सेक्शन या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ठीक है? ऐसे मान लेते हैं कि मैं कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड प्रोडक्ट बना रही हूँ और जो मेरा प्रोडक्ट है ना, वो किसकी डिमांड को कैटर करता है? वो पुअर सोसाइटी के सेक्शन की डिमांड को कैटर करता है। अब मैंने उसका प्राइस रखा हुआ 100 बट मुझे पता चल गया धीरे-धीरे जब तक मैं एनालिसिस करूँगी कि मेरा प्रोडक्ट बिक क्यों नहीं रहा, अच्छी क्वालिटी भी सब कुछ है। अगर मैं एनालिसिस करूँगी, ट्रेंड को समझूँगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि शायद ना ये ₹100 की प्रोडक्ट को ये लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद है एग्ज़ाम्पल अगर पता हो तो एक बार टाटा ने ना यहाँ पे नैनो कार निकाली थी। अब जब उन्होंने नैनो कार निकाली थी तो उनका पर्पज़ बड़ा सही था कि हर घर में गाड़ी होनी चाहिए और यूज़फुल रहेगा और अच्छी गाड़ी है। ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी लो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जिस रेंज में वो गाड़ी प्रोवाइड की गई थी वो कार मैन्युफैक्चर हुई थी, उस रेंज में वो बहुत अच्छी कार थी। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने उसे परचेज़ नहीं किया। अब टाटा रतन को यहाँ पे समझने में टाइम लगा कि यार ये हो क्या रहा है? इतना अच्छा मेरा ये विज़न था कि हर घर में इंडिया में कार होनी चाहिए। लोगों के पास बड़ी की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, छोटी वो खरीद नहीं रहे, पर ऐसा क्यों? देन दे अंडरस्टैंड कि आज भी हमारे देश के अंदर कार जो है ना, वो एक स्टेटस सिंबल है। कोई भी यहाँ पे स्टेटस सिंबल को 1 लाख रुपए की कार खरीद के यहाँ पे देना नहीं चाहता। तो ये एक रीज़न होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज़ को भी आप बेटर यूटिलाइज़ करोगे अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी प्रॉपर कर रहे हो तो। देन किसी भी चेंज के साथ डील करने के लिए आप रैपिडली तैयार हो जाते हो, ठीक है? देन आपके अगर आपने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्लानिंग करनी है, तो बेटा उसके लिए भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि बाहर क्या चल रहा है। राइट? मान लो आपका ऐसे में अब कोई भी बहुत ही लग्ज़री कोई मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है? अब लग्ज़री मटेरियल में मान लो आपने वर्साचे का कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया। अब वर्साचे कंपनी के ब्रांड क्या करता है ना, वो सोचता है कि एक काम करते हैं, हम अपने ब्रांड की ना कॉस्ट कम कर देते हैं। अब भैया आपको पता है कि जो ब्रांड ये जो जो आपके लग्ज़री ब्रांड होते हैं ना, इनकी अगर प्राइसेज़ कम हो जाएँगे ना, तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि कंज़्यूमर को लगता है कि शायद क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, भले ही ना किया हो। तो इस तरीके से उनको कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी पॉलिसी करनी है, तो पहले अपने एनवायरनमेंट को समझो। समझो अपना कस्टमर बेस कैसा है, समझो कि लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटर्स का क्या माइंडसेट है, हर चीज़ को आपने पढ़ना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन डिसाइड कि क्या पॉलिसी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। एंड एट द लास्ट अगर आपको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो, साथ ही साथ अच्छे से ग्रो भी करना चाहते हो तो। फाइन। अब आते हैं हमने देख लिया क्या फीचर हैं और क्या हमारे इम्पोर्टेंस है बिज़नेस एनवायरनमेंट के। अब आ जाते हैं भैया डायमेंशंस के बारे में। तो देखिए आपके बुक के अंदर अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशंस है ना वो 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन-कौन से आप इसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो, आप इनको जनरल में भी। बाय द वे इन स्पेसिफिक और इनको एक और नाम आप दे सकते हो। इनको आप कह सकते हो माइक्रो और इनको आप कह सकते हो मैक्रो। ठीक है? अब हमारी बुक के अंदर जो डायमेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ़ हम मैक्रो पढ़ने वाले हैं, यानी कि जनरल एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भई क्या कुछ है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि पेस्टल नाम से हम इनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, लेकिन आपकी बुक में पेस्टल नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ़ 5 ही गिवन है। वैसे बता देती हूँ पेस्टल का क्या मतलब है। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई आपका इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजी एंड लीगल। ये 6 एलिमेंट होते हैं, डायमेंशन कह लो आप इनको एनवायरनमेंट के। हमारी बुक में अंदर 5 है तो हम 5 को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट देखिए क्या है, सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या होता है इकोनॉमिक? देखो इकोनॉमिक में ना इतनी चीज़ें हैं, आपको पता है आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, 12th में भी पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ के आए हो।
11th में भी 2 बुक थी, 12th के अंदर भी 2 बुक है। तो बच्चे उन बुक्स का जो भी सिलेबस था ना, वो सारा ही आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। देखो इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन होगी, इनकम हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, रूपी वैल्यू होगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, मनी सप्लाई हो गया, पब्लिक डेट हो गया। ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स के नाम ही तो है जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, ठीक है? हाँ, डिमांड नहीं लिखा ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखे हैं, मैं सिलेबस लिखने बैठती तो हो जाता मेरा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो या तो आपकी परचेजिंग पावर को इफेक्ट करेंगे या डिमांड को या कॉस्ट को या बिजनेस के ऑपरेशन को, ठीक है? और ओवरऑल जो कंट्री की कंडीशन है देश की इकोनॉमिक कंडीशन वो भी अफेक्ट करेगी कि आपके यहाँ पे कौन-सा सिस्टम है। जैसे इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कंट्री की पूरी इकोनॉमिक्स जो सिचुएशंस है वो भी और आपकी इंडिविजुअल की क्या डिमांड, पावर, कॉस्ट, रेवेन्यू वगैरह बनते हैं वो सब भी इफेक्ट आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, राइट? अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादातर आते हैं जो सोशल कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़ हम होल्ड करते हैं, कल्चर होता है, सोशल ट्रेंड होता है। देख रहे हो तीनों लोग कितने खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है बिज़नेस को, ये आपके सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, बिज़नेस एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है? आपका रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफ़ोर्स क्या है, कंज़म्पशन हैबिट्स क्या है, लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पॉपुलेशन साइज़ एंड कंपोज़िशन क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी क्या है, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं और लाइफ़स्टाइल क्या है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि केस स्टडी में अगर ये चीज़ें आपको मिल जाए तो समझ जाओ कि ये सोशल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब बात करिए है ना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और देती हूँ। आपको पता है फेयर लवली, ठीक है? फेयर लवली ये जो क्रीम है ना फेस क्रीम है ये, तो ये क्रीम जब अपना लॉन्च हुई थी ना उस टाइम पे मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता पर आई गेस 60-70 रुपीज़ का एक इनका जो है 100 ग्राम का इनका पैकेट आता था। तो उस टाइम पे ना ये जो क्रीम थी ना उस बहुत अच्छी मतलब इनका काफ़ी मार्केट में नाम था, काफ़ी फ़ेमस थे ये प्रोडक्ट आपका। लेकिन टाइम के साथ है ना जब कंपनी ने एनालिसिस करा ना कि उन्होंने देखा कि यार मार्केट में हमारी गुडविल भी अच्छी है, इमेज भी अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट बिकते नहीं है, मतलब सेल क्यों डिक्लाइन हो रही है? जब उनको यही चीज़ समझ में आई जो मैंने पीछे बताई थी कि उनको पता चला कि ज़्यादातर जो विमेन्स इसको यूज़ करती हैं ना, वो आपकी मिडल इनकम ग्रुप से आती हैं या फिर लो इनकम ग्रुप से। ज़्यादा तो इंडिया का तो कंट्री का बेस वही है ना मिडल ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। तो उनको समझ में आया कि अगर आपको उन तक ये चीज़ अफोर्डेबल बनानी है तो क्या करें? अब कॉस्ट कटिंग वो कर नहीं पा रहे थे, तो कॉस्ट कटिंग कर नहीं सकते थे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ₹5 का सैशे निकाला। ठीक है? और उसमें उन्होंने फेयर लवली को यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया एंड उसके बाद एक ट्रेमेंडस ग्रोथ यहाँ पे उस प्रोडक्ट की सेल के अंदर आई। तो ये एक एग्जांपल है कि जब तक आप अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे ना कि क्या आप कर सकते हो, किस तरीके से आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप कुछ क प्लानिंग कर ही नहीं पाओगे और ग्रोथ में कहीं न कहीं आपकी कमी दिखेगी बिज़नेस के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजी के लिए क्या होती है भाई टेक्नोलॉजी फोर्सेस देखो इसमें या तो कोई साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुआ हो, ठीक है? या आप कुछ नई चीज़ ही बनाकर ले आए हो, कुछ इनोवेशन या फिर आप हो सकता है नया मेथड आप ले गए हो अपने प्रोडक्शन या कम्युनिकेशन का। जैसे कई बार ना ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका यूज़ कुछ और समझा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैंने जो मैगी के जो फाउंडर है ना उनका एक इंटरव्यू सुना था। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हमने जब मैजिक मसाला बनाया था तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि मैजिक मसाला इतना फ़ेमस हो जाएगा कि हमको उसको पैकेट से निकाल कर उसको अलग सैशे में बेचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने मैजिक मसाला में ऐसे इंग्रीडिएंट डाले थे जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी होती है भारत के बच्चों के अंदर। तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा न्यूट्रिशंस वैल्यू देने की उन्होंने कोशिश की थी। बट लोगों को टेस्ट में इतना पसंद आया कि वो प्रोडक्ट जो है वो सब्ज़ी तक पहुँच गया। तो बाकी चीज़ों में एज़ अ फ्लेवर यूज़ होने लग गया। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो तो आप सेम रहता है, लेकिन लोगों को उसका एक न्यू मेथड पता लग जाता है, ठीक है? या फिर आप उनको कोई नया मेथड बता देते हो कि इस चीज़ को ना ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अभी अगर मैं आपके सामने बोलूँ शेरवानी, तो आपको पता है कि शेरवानी कहाँ डाल सकते हैं? शादी में डाल सकते हैं, ठीक है? तो वो एक चीज़ होती है कि आपको पहले पता अब पहले के लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जिसकी शादी होती है ना, दूल्हा ही डालता है, लेकिन अब तो ऐसा कल्चर नहीं है। तो जैसे-जैसे आप प्रोडक्ट के न्यू यूज़ लेकर आते हो ना, वो भी टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है? ध्यान से सुनना, इसको उसमें मत डाल देना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मत डाल देना। तो क्या-क्या आता है, कोई भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो, कुछ इनोवेशन हो, कोई नए मेथड निकाल दिया प्रोडक्ट को यूज़ करने का या नए तरीके से आपने चीज़ को बेचना शुरू कर दिया, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, वो सारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। राइट? इसके अंदर ये सब पढ़ लेना, क्या-क्या आ सकता है आपके एलिमेंट्स के अंदर, फ़ोटो लेके स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। नेक्स्ट आता है हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब पॉलिटिकल और अगला है लीगल। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पढ़ना पॉलिटिकल क्या है और ध्यान से देखना लीगल क्या है। देखो भाई पॉलिटिकल के अंदर आती है देश की पॉलिटिकल कंडीशन कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है।
पॉलिसीज़ वो कैसी बनाते हैं और उनका एटीट्यूड क्या है हमारे बिज़नेस की तरफ, राइट? तो ये आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे इन्होंने बोला ना स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, पॉलिसी क्या बना रहे हैं, इंटरवेंशन कितना इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट, लीडरशिप में कौन है, गवर्नमेंट में हेड कौन है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है, ये भी पॉलिटिकल के अंदर आता है और हमारे लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, इसकी तो ख़ैर बात ही क्या करें, ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अब लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है देन मैम, कई बार क्या होता है ना पॉलिटिकल और लीगल सेम साउंड करते हैं बट है नहीं। यहाँ पे देखो एक भी ऐसा नहीं है सिवा एक के गवर्नमेंट रेगुलेशन यहाँ पर भी है और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन यहाँ पे भी है। ध्यान रखना गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो लीगल के अंदर आएगा, लेकिन लॉ पहले से बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात की है तो पॉलिटिकल में आ जाएगा। ठीक है? ये थोड़ा-सा डिफरेंस ध्यान रखना। सो लीगल एनवायरनमेंट का मतलब लॉ, आपके रूल्स, आपके रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है या एनफोर्स कराती है अपने लीगल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। जैसे कोई भी एक्ट पास कर दिया, लेजिस्लेशन पास कर दिया, गवर्नमेंट रूल, कोर्ट का जजमेंट, रूल्स अथॉरिटीज ने बना दिए, जैसे आपके एमसीडी वाले वगैरह होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रीज लॉ, यानी कि लॉ वर्ड जहाँ पे आपको दिख जाए तो वो तो क्लियर है कि वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर ही आएगा। कोर्ट का नाम अगर आपको दिख जाए तो, एक्ट और लेजिस्लेशन जैसे नाम अगर आपको नजर में आ जाए तो भी लीगल एनवायरनमेंट ही आंसर रहेगा। फाइन, वहां पे पॉलिटिकल बात की जा रही थी, यहाँ पे लॉ की बात की जा रही है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। अब डायमेंशन तो हमने कर लिए कंप्लीट, ऑलमोस्ट आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बचा छोटा सा टॉपिक कि इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आज जो है वो ऐसा क्यों है और कैसा है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के अंदर आते हैं मैक्रो लेवल के फैक्टर, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, कैसे कंट्री हम, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है देश का, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है या फिर कैसे हैं, या दूसरा सोशल स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे कर रहे हो, इंडेक्सेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्ड हो रखा है, ये सारी चीज़ें बिज़नेस इंडस्ट्री को अफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन बच्चे 1991 से पहले ना इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल था, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था ना उसका डोमिनेंस था। अब तो मुझे पता है तुमने अभी-अभी इकोनॉमिक्स का पेपर दिया होगा तो सारी चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि 1990 से पहले का इंडिया, 1991 से पहले का इंडिया बिल्कुल डिफरेंट इंडिया था। वहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही थी, सारा का सारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ उन्होंने खोली हुई थी और वही थे जो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर था बट बहुत ही लिमिटेड रोल था। तो क्या हो गया? तो भैया 1991 में आ गया क्राइसिस, ये जो पैसे दिख रहे हैं ना पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है? तो क्या क्राइसिस आया कि हमारा जो घाटा था ना, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रखे थे और इनकम थी बिल्कुल ज़ीरो, तो घाटा बढ़ गया। मार्केट में महँगाई आ गई, ग्रोथ रेट हमारी बिल्कुल नीचे चली गई और हमारे पास पेमेंट के लिए बाहर का पैसा यानी कि फ़ॉरेन करेंसी भी नहीं थी और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कंटीन्यूअसली हम ना बाहर से इम्पोर्ट करते थे ऑयल उस वक़्त, ठीक है? और साथ ही साथ इसके चक्कर में जब पैसे आपके पास नहीं तो आप क्या करोगे बच्चा, आप लोन लोगे। तो वो जो डेट है ना एक्सटर्नल डेट वो इतना बढ़ गया कि हम हैंडल ही नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट को लगा कि मुझे लेने पड़ेंगे कुछ इमीडिएट रिफॉर्म्स एक्शन, अदरवाइज तो हमारी इकोनॉमी तो गई हाथ से। इंडिया तो अपनी पावर ही लूज कर देता, गवर्नमेंट सॉवरेनिटी ही लूज कर देती। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया 1991 में, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आपने इकोनॉमिक्स के अपने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ लिया तो अभी तक आपको पता होगा ये क्या है। एक्चुअली 11th में भी बिजनेस स्टडीज की बुक में जरा सा डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर होता है, ठीक है? जो आपका थर्ड चैप्टर है ना, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर वाले, उसपे फर्स्ट पेज पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। एनीवेज़ क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आज़ादी, ठीक है? फ्रीडम। अब फ्रीडम किससे? भैया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या करती थी ना, लॉ के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे, रेगुलेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी बिज़नेस के ऊपर। तो जब हमारी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल फ्री कर दो। कोई लाइसेंस नहीं, कोई ऐसी डबल प्राइसिंग नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मूवमेंट पे जिसको जहाँ बेचना है, जो करना है करो। पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर के लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, सामान बेच नहीं सकते थे फॉरेनर में। तो अब ऐसी सारी कंडीशंस को हटा दिया गया। जितना भी अननेसेसरी लगा ना उनको, वो सारा कंट्रोल इन्होंने रिमूव कर दिया। सेकंड उन्होंने करा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इसलिए करा क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड एक्चुअली मिसमैनेजमेंट बहुत था। तो इनको लगा कि काम करते हैं, यहाँ से पैसा खुद डिसइन्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं और ये जो ओनरशिप है ट्रांसफर कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, बिकॉज़ दे आर वेरी गुड इन द मैनेजमेंट, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होता है भाई, और जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ लोग मेहनत करते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, सोशल वेलफेयर की बात को सोच के कोई कुछ कर ही नहीं रहा होता। ठीक है? फिर रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ये अलग रहती हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है, जैसा मैंने कहा ना, कि मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे फ्री कर दी गई कि आपने अगर आपको एक्सपोर्ट करना है,
कुछ भी करना है, इम्पोर्ट करना है, कुछ भी करना है, क्या गुड्स करना हो, कैपिटल करना हो, टेक्नोलॉजी करना हो या सर्विस करना हो अक्रॉस कंट्रीज, यू ऑल आर फ्री हियर नाउ, ठीक है। तो ये 3 इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एलपीजी, इनको एलपीजी बोला जाता है शॉर्ट में, ये इम्प्रूवमेंट हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे। क्या-क्या करा? अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिया, प्राइवेट सेक्टर को अपनी कंपनीज बेच डाली और बोला कि आप लोग अच्छे से हैंडल करो, और सबको यहाँ पे फ्री फ्लो अलाउ कर दिया गुड्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज का। राइट? तो ये चीज़ें आती हैं आपकी। अब उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या आया? देखो क्या इम्पैक्ट आएगा, बाहर से कंपनी आएँगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अब लोगों के पास ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो ज़्यादा कस्टमर भी है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट वो बनाएँगे। टेक्नोलॉजी बाहर की आएगी तो हम नया नई-नई कंपनी अगर आएँगी तो नया-नया टेक्नोलॉजी भी आएगी। देन नेसेसिटी फॉर चेंज, इस टाइम पे ज़रूरत थी क्योंकि मैंने कहा ना क्राइसिस आ गया था हमारे 1991 के इंडिया में, तो जो भी हमें एनवायरनमेंट की चेंज की रिक्वायरमेंट थी ना, वो चेंज हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया सभी ने। देन हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स आ गई, ठीक है? और जो गवर्नमेंट का जो लॉस था ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्प्रूव होने लगा क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया, सारी की सारी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर को दे दी, तो अब जो कंपनी उनके पास थी, वहाँ पे वो थोड़ा एफिशिएंटली काम कर पा रहे थे, ठीक है? तो ये कुछ इम्पैक्ट आए थे हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज के। कौन-सी पॉलिसी की बात हो रही है? 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है, जिसको एलपीजी भी कहते हैं। अब आता है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। भाई क्या होता है डीमोनेटाइजेशन? आई होप कि आप लोगों ने अब तो एक गो थ्रू किया होगा, घर में डिस्कशन हुआ होगा ना एक बार कि 500 और 1000 के नोट जो थे ना, गवर्नमेंट ने अचानक से एक बार बंद कर दिए थे, विड्रॉल कर लिया था, ठीक है। अब क्यों हुआ था? क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गया था, लोग कैश के फॉर्म में ना पैसे छुपा छुपा के रखते थे, करप्शन हो रहा था, और डिजिटल ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रमोट हो, और डिजिटल ट्रांजेक्शन तभी प्रमोट हो सकती है जब आप कैश को बंद कर दो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन का अमाउंट है 500 और 1000 के अंदर आता है, तो क्यों ना इनको ही स्टॉप कर दिया जाए। लोगों के पास पेमेंट के लिए ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो वो अपने आप डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करेंगे। तो इससे आपकी रखी हुई बैंक डिपॉज़िट वो जो है, ये सब चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। फीचर क्या है? अगर कोई पूछे कि डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या, तो आपको कहना है कि पहली बात तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर मेजर था। गवर्नमेंट को पता था कि जिन लोगों ने भी नकदी छुपाई हुई है अपने घरों में, कैश को छुपाया हुआ है, अब उनको जो है 500 और 1000 रुपए के नोट का एक्सचेंज तो कराना पड़ेगा। जब वो नोट एक्सचेंज कराएँगे तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्स को कोई इवेज़न नहीं कर सकता, टैक्स जमाखोरी नहीं कर सकते। ब्लैक मनी को यहाँ पे एनकरेज किया कि सब किसी के पास अगर ब्लैक मनी है तो डिक्लेयर कर दो आके। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो अभी बोला ना, डिजिटाइजेशन, और वो जो था ट्रांज़ैक्शन जो हमारी कैशलेस इकोनॉमी जो है यहाँ पे बनती जा रही थी। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके डिमोनेटाइजेशन के, इम्पोर्टेंट है, छोड़ना मत। अब आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इम्पैक्ट, कि भैया इस डिमोनेटाइजेशन को करके, ये 500 1000 रुपए के नोट बंद करके गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? पहली बात तो कैश ट्रांजैक्शन में कमी आने लगी क्योंकि ओल्ड करेंसी नोट तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे थे, तो लोगों को अपने आप जो है डिजिटाइजेशन की तरफ आना पड़ा। बैंक डिपॉजिट, क्योंकि लोगों ने अपने सारे के सारे नोट को ना चेंज एक्सचेंज कराने के लिए बैंक को दे दिया, तो बैंक की डिपॉजिट बढ़ गई यहाँ पे। देन फाइनेंशियल सेविंग होना शुरू हो गई क्योंकि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का आप लोग पार्ट बन गए। जैसे क्या होता है, अब मान लो मैंने अपने मेरे घर में 20,000 रुपए कैश रखे थे, अब मुझे पता है कि वो 500 रुपए का 1000 रुपए के नोट तो वैलिड नहीं है, मैं जाऊंगी बैंक में उनको डिपॉजिट करूंगी। अब जब मैं वहाँ पे 3-4 महीने उस पैसे को रखूँगी तो मुझे कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, और जब मुझे पता चलेगा कि अरे अच्छा, मेरे पैसे पे ऐसे इंटरेस्ट भी मिल सकता है, तो मैं यही सोचूँगी ना कि चलो एक काम करते हैं, यही रहने देते हैं। तो इस तरह की सेविंग हैबिट बढ़ जाती है लोगों की, ठीक है? और जो इंटरेस्ट रेट था ना, जो मार्केट में बढ़ रहा था, वो यहाँ पे कम हो गया अचानक से। प्राइवेट वेल्थ जो थी वो कैश की फॉर्म में अब कोई होल्ड नहीं कर सकता था। और प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी जो है वो गिर गए थे। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई असर नहीं आया था, लेकिन डिजिटल ट्रांज़ैक्शन जो है वो बढ़ गई थी, राइट? तो ये सारी कुछ, और गवर्नमेंट में उस वक़्त उस साल पे ना टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे हमारी डिमोनेटाइजेशन के हमारी इकोनॉमी के अंदर, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूर। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, राइट?